नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस रात के बाद मैंने हमेशा के लिए हाईवे पेट्रोलिंग की नौकरी छोड़ दी। यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है। रात का समय था। रात के 2:45 हो चुके थे और जगह नेशनल हाईवे 44 का वह सुनसान इलाका था जो जंगल के बीच से गुजरता था। मेरी पेट्रोलिंग गाड़ी 60 की रफ्तार से चल रही थी। मेरे साथ मेरा साथी रमेश था, जो इन रास्तों का पुराना खिलाड़ी था। हम दोनों चुप थे। बस एसी की हल्की सी आवाज़ और टायरों की सड़क पर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर इतना घना कोहरा था कि हेडलाइट भी सिर्फ 10-15 फीट तक ही रोशनी दे पा रही थी। मेरे ड्राइवर रमेश ने कहा, साहब आज की रात कुछ अजीब नहीं लग रही है? मैंने थर्मस से चाय निकालते हुए जवाब दिया, कोहरा है रमेश, कुछ नहीं, बस 2 घंटे और फिर हमारा शिफ्ट खत्म। तभी वायरलेस सेट से खर खर करने की आवाज़ आई। फिर उधर से कोई बोला, हेलो हेलो कंट्रोल रूम, कोई है? मेरी मदद कीजिए प्लीज़। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। उसमें डर साफ झलक रहा था। मैंने माइक उठाया और बोला, कंट्रोल रूम पेट्रोलिंग 4, सुन रहा हूँ, लोकेशन और समस्या बताइए, ओवर। कुछ सेकेंड सन्नाटा छाया रहा। फिर आवाज़ आई, साहब इमरजेंसी लेन किलोमीटर 108, वो ट्रक वो बाहर खड़ा है, वो मुझे देख रहा है, जल्दी आ जाओ साहब, जल्दी आ जाओ, वो अंदर आ जाएगा। मैंने पूछा, कौन बाहर खड़ा है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीब चीख आई, जैसे इंसान और जानवर दोनों मिलकर चिल्ला रहे हों। और फिर संपर्क टूट गया। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, साहब किलोमीटर 108, वो तो काली घाटी वाला पुल है ना? वहाँ 3 साल से गाड़ियाँ रोकना मना है। मैंने रिवॉल्वर चेक करते हुए कहा, चलो रमेश, डरो मत, शायद कोई मुसीबत में हो सकता है कोई लूटपाट वाला गैंग हो। रमेश ने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी 100 के पार चली गई। जैसे जैसे हम 108 के करीब पहुँचे, कोहरा और गहरा होता गया। वो कोहरा सफ़ेद नहीं बल्कि राख जैसा लग रहा था। करीब 15 मिनट चलने के बाद हमें वो दिखा। इमरजेंसी लेन में एक पुराना जंग लगा 12 चक्का ट्रक खड़ा था। पीछे काला तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहा था। हेडलाइट्स बंद थी, लेकिन इंडिकेटर लाइट्स जल बुझ रहे थे और उसकी ये आवाज़ उस सन्नाटे में किसी घड़ी की आवाज़ जैसी लग रही थी। जैसे लग रहा था कि वह कह रहा है कि अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। रमेश ने गाड़ी ट्रक से 20 फीट पीछे रोकी, हाई बीम मारी। नंबर प्लेट कीचड़ से ढकी थी। रमेश बोला, साहब ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इंजन बंद है लेकिन केबिन की लाइट जल रही है। मैंने टॉर्च उठाई और कहा, तुम गाड़ी स्टार्ट रखना, कुछ गड़बड़ लगे तो सायरन बजा देना। जैसे ही मैं सड़क पर उतरा, एक अजीब सी बदबू आई। ये डीजल की नहीं थी, ये सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी जैसी थी। हवा इतनी ठंड थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। टॉर्च और रिवॉल्वर हाथ में थी। उस ट्रक का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने आवाज़ दी, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने ऊपर झाँका। केबिन खाली था। स्टीयरिंग पर ताज़ा खून के निशान थे। भगवान की मूर्ति उल्टी पड़ी थी और सबसे अजीब बात, वहाँ कोई वायरलेस या मोबाइल नहीं था। ट्रक पुराना था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही नहीं था। यह देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा, तो फिर कॉल किसने किया? तभी ट्रक के पीछे से आवाज़ आई, खुरचने की, जैसे कोई नाखून से लोहे को खुरच रहा हो। मैं पीछे गया। तिरपाल का एक कोना खुला था। अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। अंदर सैकड़ों पुराने जूतों का ढेर था, बच्चों के, औरतों के, आदमियों के, और ठीक उनके बीच एक आदमी बैठा था। वो ट्रक ड्राइवर की वर्दी में था। धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और उसका मुंह टूटा हुआ था, जबड़े जैसा लग रहा था। कान तक फटे हुए थे। उसने हाथ उठाया। उसके हाथ में टूटा हुआ पुलिस का वॉकी टॉकी था। उसने उसे मुंह के पास लगाया
होठ हिले ही नहीं थे कि अभी, लेकिन उसमें से आवाज आई, मेरी ही आवाज। कंट्रोल रूम पेट्रोलिंग 4, सुन रहा हूँ, ओवर। वो मेरी रिकॉर्डिंग चला रहा था, मदद के लिए नहीं, शिकार के लिए। तभी रमेश ने हॉर्न बजाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रमेश पागलों की तरह चीख रहा था और ट्रक की छत की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने टॉर्च ऊपर डाली। छत पर कुछ था, बहुत ही भयानक। उसके हाथ पैर मकड़ी जैसे लंबे थे। वो उल्टा लटका हुआ था और उसका चेहरा सीधे रमेश की गाड़ी की तरफ था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो इंसान नहीं था, वह इमरजेंसी लेन का शिकारी था। अचानक उसने छलांग लगाई और सीधे मेरी गाड़ी पर जा बैठा। गाड़ी पिचक गई। रमेश अंदर चीख रहा था। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो रमेश को बचाने के लिए उस शैतान से लड़ूं या जंगल की तरफ भाग जाऊं, क्योंकि वो अब गाड़ी की कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने वो दृश्य था जिससे आज भी मैं सपनों में देखकर चीख पड़ता हूँ। वो मकड़ी जैसा जीव मेरे गाड़ी की छत पर था। उसके नुकीले हड्डी जैसे पंजों ने गाड़ी की छत को ऐसा फाड़ा जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। रमेश अंदर फंसा हुआ था। सीट बेल्ट लॉक हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में सिर्फ एक विनती थी, मुझे बचा लो साहब। मैंने रिवॉल्वर उठाई और फायर किया, लेकिन यह क्या, गोलियां उसके शरीर में तो धंसी, लेकिन खून नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे मैंने गीली मिट्टी पर गोली चलाई हो। वो जीव मेरी तरफ नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान रमेश पर था। उसने अपना लंबा हाथ छत के टूटे हिस्से से अंदर डाला। रमेश चीखा, लेकिन वो सिर्फ चीख एक पल की थी। अगले ही सेकंड एक गीली आवाज आई, जैसे कोई फल को कुचल देता हो। वैसा ही सन्नाटा सा एकदम छा गया। वो जीव रमेश को, या जो कुछ भी उसका बचा था, ऊपर खींच रहा था। मेरा दिमाग सन्न पड़ गया। सारी ट्रेनिंग, सारी बहादुरी उस पल में खत्म हो गई। पीछे ट्रक से वो बिना आंखों वाला ड्राइवर उतर चुका था। उसके हाथ में अब भी वही वॉकी टॉकी था। उससे रमेश की आवाज आ रही थी, साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा है साहब। वो मेरी मानसिकता के साथ खेल रहा था, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, हाईवे की रेलिंग फांद कर जंगल में कूद जाना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ लगा दी। मैं रेलिंग कूदकर ढलान से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे गिरा। झाड़ियों से कपड़े फट चुके थे, कांटे से चेहरे पर खरोच आ गए थे। मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, जो बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं उठा और भागने लगा। जंगल का कोहरा हाईवे से भी ज्यादा घना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों हाथ मेरा रास्ता रोक रहे हों। करीब 10 मिनट तक भागने के बाद मैं एक पुराने बरगद के पीछे छिप गया। सांस फूल रही थी, फेफड़े जल रहे थे। मैंने टॉर्च बंद कर दी। वहाँ सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई कीचड़ पर चल रहा था। यह मकड़ी वाला जीव नहीं था, यह ड्राइवर था। बिना आंखों के भी वो मुझे देख सकता था। मैंने रिवॉल्वर चेक की, सिर्फ 2 गोलियां बची थी। अचानक कानों के पास फुसफुसाहट आई, भागने का कोई फायदा नहीं विक्रम, अब तुम्हें मरना होगा। मेरा खून जम गया। मैं फिर भागा। दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस मौत से दूर भागना चाहता था। भागते भागते मैं एक समतल जगह पर पहुंचा। कोहरा थोड़ा छटा। चांद की हल्की रोशनी में मैंने देखा, जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर। दीवारों पर जड़ें लिपटी थी, लेकिन खंडहर को देखकर उतना डर नहीं लग रहा था जितना कि उसके बाहर के नज़ारे से। वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी थी, पुरानी एम्बेसडर कारें, 80 के दशक के स्कूटर, टूटे ट्रक और एक पुरानी पुलिस जीप। ये सब इमरजेंसी लेन के शिकार थे। मैं कांपते कदमों से एक जीप के पास गया। अंदर एक डायरी पड़ी थी। आखिरी एंट्री 1998 की थी। इंस्पेक्टर राजन का नाम लिखा था। उसमें लिखा था, यह कोई गिरोह नहीं है, यह जगह ही भूखी है। वो ट्रक वाहक है जो बलि इकट्ठा करता है, और जो चीज़ इस जंगल में है उसे आज रात ताज़ा खून चाहिए। मेरे सिपाही मर चुके हैं, अब मेरी बारी है। तभी डायरी मेरे हाथ से गिर गई। मुझे समझ आ गया, वो ट्रक सिर्फ चारा था। जूतों का ढेर तो उन लोगों का था जिन्हें यहाँ लाया गया था, और वो ड्राइवर शायद राजन ही था जो अब उस शैतान का गुलाम बन चुका था। तभी खंडहर के अंदर से घंटी बजी, टन टन
जंगल का सन्नाटा टूट गया। चारों तरफ खड़ी गाड़ियों की आवाज़ खुलने लगे। खट खट खट। उनसे लोग बाहर निकल रहे थे, या यह कहे जो कभी लोग थे लेकिन अब शैतान बन चुके थे। किसी का सिर कुचला था, किसी का हाथ गायब था, कोई जला हुआ था। ये सब आत्माएं थीं जो इस जगह में कैद थीं। हमारे साथ जुड़ जाओ, हजारों आवाज़ें गूंजी। भीड़ के बीच से बिना आंखों वाला वही ड्राइवर निकला। अब उसके हाथ में वाकी टाकी नहीं था, उसके हाथ में जंग लगा हुआ हुक था। वो बोला, उसकी फटी हुई आवाज़ में वो बोला, तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है। मेरे पास भागने की जगह नहीं थी, लेकिन तभी मेरी नज़र खंडहर के अंदर एक तहखाने के टूटे दरवाजे पर पड़ी। वहाँ से लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने सोचा, अगर बचना है तो मुझे तहखाने में जाना होगा। ड्राइवर हुक लेकर मेरी तरफ लपका। मैंने बची हुई 2 गोलियों में से एक उसके सीने पर दागी और उस अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, पीछे से भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया, सिर्फ वो लाल रोशनी और सड़ी हुई गंध मेरे साथ थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भारी थी। मुझे पता था, अगर रुका तो मौत सामने खड़ी होगी। बाहर बिना आंखों वाला ड्राइवर रह गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में खुली हुई थी। मुझे यकीन था वो कोई दूसरा रास्ता खोज लेगा। अंधेरे गलियारे में दौड़ते हुए मेरी हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। दीवारों से खून रिस रहा था, मेरे कपड़ों को छू रहा था और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे ज़मीन मुझे निगल लेगी। अचानक सामने एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखा। उस पर जंग लगे ताले लटक रहे थे और नीचे से लाल रोशनी यहीं से बाहर जा रही थी। मैंने चेक करने के लिए पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाज़ा टूटकर गिर गया और भीतर लुढ़क गया। यह कमरा अलग था। यहाँ खून और मांस की गंध नहीं थी। पत्थरों से बना एक प्राचीन कमरा था। दीवारों पर अजीब चित्र थे और इसी से लाल रोशनी निकल रही थी। और फर्श के बीच में एक वेदी थी। उस पर धूल से ढकी किताब और एक खंजर रखा था। वो खंजर हड्डी से बना हुआ लग रहा था। वो खंजर बहुत नुकीला और ठंडा था। मैंने कांपते हाथों से किताब खोली। पन्ने इतने पुराने थे कि छूते ही टूटने लगे। यह डायरी थी, 1947 से पहले की। मैं इस डायरी को पढ़ने लगा, यह सोचकर कि शायद इसमें कुछ हो, इस सब का राज हो। पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांप गई। यह जगह कोई साधारण हाईवे नहीं थी। 100 साल पहले यहाँ नर बलि हुई थी। भैरव नाम के तांत्रिक ने पिशाच बुलाया था खुद को अमर करने के लिए, लेकिन उसकी पूजा सफल ना हो पाई। वो पिशाच किसी इंसान में नहीं, बल्कि एक अंग्रेजों की लारी के मलबे में समा गया। उस दिन से वो शैतान मांस और मेटल का घिनौने रूप में बदल गया। उसके बाद से वो डेली किसी न किसी का शिकार करता है और उनका खून पीकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। वो ड्राइवर उसका पहला गुलाम था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, लोहा उसे काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, उसका दिल वही है। उस पुरानी लारी का इंजन, उसे रोकने के लिए इस हड्डी के खंजर को सीधे उसके इंजन में उतारना होगा। लेकिन सावधान, वो इंजन इतना गर्म है कि छूने वाला भस्म हो जाएगा। मैंने जैसे ही खंजर उठाया तभी छत टूटकर गिर गया और उसी के साथ वह शैतान ट्रक भी नीचे गिर गया। लेकिन अब वह अपने असली रूप में था। वो 10 फीट ऊंचा था, सड़ा हुआ मांस और जंग लगे पुर्जे से बना था। उसकी पसलियां ट्रक की ग्रिल जैसी थी, हाथ हाइड्रोलिक क्रेन की तरह था और सीने में एक धधकता हुआ लाल इंजन दिल की तरह धड़क रहा था। उसने दहाड़ मारी, एक ट्रक का हॉर्न और हजारों चीख एक साथ गूंजी। तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग सकता। उसने अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए। मैं बचकर खंबे के पीछे लुढ़क गया, लेकिन उसके पंजे से वो खंबा टूटकर चकनाचूर हो गया। मुझे पता था मेरे पास एक ही मौका है उसे मारने के लिए। सीधे उसके दिल में वो खंजर घोंपना है, तभी वो मरेगा। मैं अब उसकी तरफ दौड़ पड़ा। आजा शैतान, मैंने चिल्लाया। उसने मुझे दबोच लिया। उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। उसने मुझे चेहरे के पास लाया। उसके मुंह से डीजल और सड़े खून की बदबू आ रही थी। तभी वो शैतान बोला, तेरा सफ़र यहीं खत्म हुआ।
मेरा बायां हाथ दब चुका था, लेकिन दाहिना हाथ जिसमें खंजर था अब भी आज़ाद था। मैं उसके इंजन के सामने था। गर्मी इतनी थी कि मेरी त्वचा जलने लगी। मैंने खंजर उठाया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने वो खंजर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने जैसे लावा में अपना हाथ डाल दिया हो। बहुत भयानक दर्द था। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मैंने हाथ वापस नहीं खींचा। तभी वो भी तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, नहीं, इसे बाहर निकालो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इंजन मेरा हाथ खा रहा था। मुझे पता था अगर हाथ खींचा तो वो बच जाएगा। मैंने दर्द को गुस्से में बदल दिया और जोर से चिल्लाया, रमेश के लिए, इन सब के लिए, मर जा कमीने। मैंने अब पूरी ताकत से खंजर उसके दिल में आर पार घुसा दिया। एक बड़ा धमाका हुआ। बिजली मेरे शरीर से दौड़ गई। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। शरीर पत्थर की तरह सख्त हुआ और फिर रेत बनकर बिखर गया। मैं जमीन पर गिरा। मेरा दाहिना हाथ अब नहीं था। कोहनी के नीचे सब राख हो चुका था। खून बह रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी बार मैंने देखा, रमेश की आत्मा आसमान में मुस्कुरा रही थी और मुझे शुक्रिया कह रही थी। उसके बाद सब शांत हो गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे हाथ पर पट्टी थी। मैंने किसी को सच नहीं बताया। कोई यकीन नहीं करता। आज मेरे दाहिने कंधे के नीचे सिर्फ खाली जगह है। यह उस रात की निशानी है, वो कीमत जो मैंने उस इमरजेंसी लेन को हमेशा के लिए बंद करने के लिए चुकाई थी। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं अब उस जगह पर कोहरा नहीं होता, कोई ट्रक गायब नहीं होता, सब शांत है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होती है।